हेलो दोस्तों, दिस इज सेकंड लेक्चर ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसमें हम टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी which state that contraction of muscle which state that contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of thin filaments over the thick filaments। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक मसल कंट्रैक्शन की पूरी जो मैकेनिज्म होती है उसमें थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट पर स्लाइड करती है, यानी सरकती है, जिससे उसका पूरा कम मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। इसे नीचे वाले पैराग्राफ से डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड मतलब जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसकी जो शुरुआत होती है उस किससे होती है? एक सिग्नल सेंड किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। मतलब अगर हम फिगर बनाएं तो किसी भी न्यूरॉन के पार्ट से, जिसे हम यहाँ देखें तो यह न्यूरॉन है, इसके पार्ट से जो सिग्नल होता है यहाँ तक आता है और जहाँ से ये निकलता है, रिलीज होता है न्यूरॉन से, उस पार्ट को कहते हैं मोटर, न्यूरॉन। अगर हम आगे देखें तो अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ मसल फाइबर्स कनेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट। मतलब यहाँ दिखाया गया है कि जब मोटर न्यूरॉन होता है, अगर वह मसल फाइबर से कनेक्ट हो जाए तो उसे हम मोटर यूनिट कहते हैं। मोटर यूनिट मतलब ये अगर न्यूरॉन है कोई, अगर इस न्यूरॉन से निकलने वाला जो एक्सॉन है, यहाँ एक्सॉन टर्मिनल होता है। अगर यहाँ मसल्स हैं ढेर सारे, तो इस यहाँ से यहाँ के जो बीच कनेक्शन पाया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं? मोटर यूनिट कहते हैं। इसे ही मोटर यूनिट कहते हैं। मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि मसल और न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन पाया जाता है उसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए उसे हम क्या कहते हैं? मोटर यूनिट कहते हैं। आगे देखें तो द जंक्शंस बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन and sarcolemma of muscle fiber is called neuromuscular junctions or motor end plate। मतलब फिर से वही अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये अगर न्यूरॉन है मान लीजिए, तो यहाँ इसका टर्मिनल पार्ट होगा और टर्मिनल पार्ट के बाद जो आएगा वो मसल होगा। अगर मान लीजिए हम इसे कोई मसल मान लेते हैं XYZ, तो इसके बीच में जो जंक्शंस पाया जाता है, न्यूरॉन और मसल को कुछ न कुछ जोड़ेगा, तो जो चीजें जोड़ती हैं उसे क्या कहते हैं? जंक्शंस। और इस जंक्शंस को ही क्या कहते हैं? एनएम जंक्शंस, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहते हैं। फर्दर अगर हम आगे देखें, अ न्यूरल सिग्नल इज रीचिंग दिस जंक्शंस रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन which generate an action potential in the sarcolemma। मसल के जो मसल फाइबर्स होते हैं उसके उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं, जो कि दिखाया गया है इसमें। तो अगर हम उस फिगर को बनाए तो यहाँ से आने वाले न्यूरॉन टर्मिनल के पास जो होता है, वहाँ से एक चीज मसल में आती है और उसे कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। इसे कहते हैं क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर या एनएम कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात है कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन में प्रेजेंट होगा, अगर न्यूरोट्रांसमीटर दिखाएं तो न्यूरोट्रांसमीटर अगर न्यूरॉन में प्रेजेंट है तो उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर इस जंक्शंस में आ जाएं तो इसे ही क्या कहते हैं हम? एसिड कोलिन। मतलब कंप्लीटली अगर अल्टीमेटली देखें तो न्यूरोट्रांसमीटर अगर न्यूरॉन से रिलीज हो जाए और मसल तक ना पहुंचा हो, न्यूरॉन और मसल के बीच में हो यानी जंक्शंस में हो, तो उसी न्यूरोट्रांसमीटर को हम क्या कहते हैं? एसिड कोलिन कहते हैं। अगर हम आगे देखें तो दिस स्प्रेड through the muscle fibers cause the release of calcium ions into the sarcolemma। This spreads through a muscle fibers
और यह जो न्यूरोट्रांसमीटर है वह मसल में किससे फैलती है, मसल फाइबर से फैल जाती है पूरा कंप्लीटली, और रिलीज करवाती है क्या, कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोलेमा, मतलब मसल सेल में जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एसल मेम्ब्रेन, उसे क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, तो उसमें कंप्लीटली क्या रिलीज करवाती है, कैल्शियम आयन। इंक्रीज कैल्शियम लेवल Increased calcium level leads to the binding of calcium with the subunit of troponin on actin filament and thereby remove the masking of active site of for myosin। अगर हम इस पैरास में देखें तो इंक्रीज द कैल्शियम लेवल, और यह जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, माने बढ़ाता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है। और कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने से जिसमें ग्लोबुलिन पार्ट जो कि थिन में पाया जाता है फिलामेंट में, ग्लोबुलिन पार्ट में एक पाया जाता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन पाया जाता है जो कि मास्क बनाता है थिन फिलामेंट पे, मायोसिन के अटैच होने के प्लेस होते हैं, लेकिन उस पे एक कवर लगा होता है जिस कवर को कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करके हटाता है। और उसी कवर मतलब ट्रोपोनिन अगर देखें हम तो ट्रोपोनिन मेनली 3 प्रकार के होते हैं, उनके जो सब यूनिट्स हैं कितने हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला ट्रोपोनिन टीपीसी मतलब ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, और सेकंड टीपीआई मतलब इनहिबिटरी ट्रोपोनिन, और थर्ड जो है उसे कहते हैं टीपीटी ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन। लेकिन हमें किससे मतलब है, टीपीसी से, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन से अटैच करके, अगर हम यहाँ देखें इस फिगर में तो मान लीजिए कोई इंडिविजुअल फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, यहाँ पर किनारे किनारे यहाँ अगर हम देखें तो क्या पाया जाता है, ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन मायोसिन बाइंडिंग से अटैच करने के लिए एक कवर बनाता है, और उस कवर से कैल्शियम अटैच कर लेता है और ट्रोपोनिन अटैच हो जाता है, ट्रोपोनिन और कैल्शियम अटैच होकर के इस कैल्शियम जो है ट्रोपोनिन को हटा देता है, जिससे मायोसिन और थिन फिलामेंट एक दूसरे से अटैच हो सके। यहाँ आगे देखेंगे तो रिमूव रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, मायोसिन जिससे थिन फिलामेंट से अटैच हो सके। यूटिलाइजिंग the energy from the ATP hydrolysis, the myosin head now binds to exposed active site on actin to form a cross bridge। और हम आगे देखें तो यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी का यूज करके मायोसिन हेड जो है वह थिन फिलामेंट्स जो कि यहाँ लिखा गया है एक्टिन, यहाँ लिखा गया है, अगर हम देखें यहाँ तो थिन फिलामेंट को यहाँ एक्टिन लिखा गया है, जिसका दोनों का मतलब अगर थिन बोला जाए तो एक्टिन है, अगर हम कहीं थिन बोलें तो वह एक्टिन ही है, और अगर कहीं हम थिक बोल रहे हैं तो वो भी क्या है, वो एक्टिन बॉन्डिंग नहीं होता है, वो क्या होता है, मायोसिन, वह मायोसिन बाइंड होता है। अगर हम देखें तो एक्टिन फॉर्म फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, मायोसिन एटीपी का यूज करके एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, और क्रॉस ब्रिज बनाता है, मायोसिन एक्टिन फिलामेंट से मिल करके क्रॉस ब्रिज बनाता है। यहाँ फिर दिखाया गया है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को कम्प्लीटली समझाया गया है, जो कि जिसे स्लाइडिंग थ्योरी भी कहते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो अगर हम देखें यहाँ से, क्योंकि ये साइकिल है तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, तो लेकिन अगर हम शुरू से देखें, अगर हम इस लाइन ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज को लास्ट में देखें तो पहले मायोसिन और जो ये एक्टिन फिलामेंट है ये अलग होते हैं, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन बाद में मायोसिन जो है एटीपी का यूज करके इससे अटैच हो जाता है, जो कि आगे देखेंगे आप, मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट एटीपी का अटैच करके अटैच हो गया था, और वहाँ जो कि एटीपी है वह ब्रेक हो जाती है, एटीपी बदल जाती है एडीपी, एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड जब ब्रेक होता है तो एनर्जी रिप्रोड्यूस करता है, जिससे मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो अगर हम देखें आगे तो अटैच होने के बाद जब हम एडीपी में चेंज हो जाएगा और आईपी मतलब इनऑर्गेनिक प्रोटीन में चेंज हो जाता है एटीपी, और जिससे
जब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट अटैच हो जाता है तो एक क्रॉस ब्रिज बनाता है एक दूसरे के बीच में। इसे कहते हैं क्या, क्रॉस ब्रिज, जो कि एक एंगुलर पार्ट पर ग्रोथ है किसका, मायोसिन का जो एक ग्रोथ है एंगुलर पार्ट पर एक एंगल जैसा बना रहा है, वही दोनों के बीच में क्या बनाता है, ब्रिज बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज कहते हैं। मायोसिन हेड ही उसे बनाता है, इसीलिए हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज जाके यहाँ समझाया गया है। अगर हम फिर देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि ब्रिज में जो है थोड़ा सा रिमूव कहीं हो, आगे या पीछे कहीं ना कहीं वो रिमूव हुआ है, तो मतलब यहाँ जो है स्लाइडिंग यानी रोटेशन को दिखाया गया है, जिससे यह बताया जा रहा है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया है। अब इसे साइकिल को दोबारा रिलैक्स्ड स्टेट में लाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हम मसल को रिलैक्स्ड स्टेट में लाएंगे तो यहाँ से जो हेड में अटैच था एडीपी और इनऑर्गेनिक प्रोटीन, ये अलग हो जाता है, जिससे क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाती है, जो कि यहाँ दिखाया गया है। जो कि यहाँ दिखाया गया है, क्रॉस ब्रिज क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और फिर वही साइकिल जो है बार बार यही साइकिल रिपीट किया जाता है, क्योंकि यह एक साइक्लिक इवेंट है। और ऐसे मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं, यहाँ नीचे दिए गए हैं। स्टेजेस इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, इस कंप्लीटली इसे बताया गया है कौन कौन से इसमें स्टेजेस हैं। अगर हम आगे देखें तो दिस पुल्स माने जो कॉन्ट्रैक्शन है, दिस पुल्स माने खींचती है द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड द जेड लाइन, मतलब हम ऊपर लाइन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड, जो कि डार्क बैंड है, जो कि मिडिल में होता है, और ए बैंड जिसे लाइट बैंड कहते हैं, जो कि किनारे किनारे पर होता है, उसको फिलामेंट्स को एक सेंटर में लाता है। और जेड लाइन अटैच टू दीज एक्टिन आर आल्सो पुल्ड इंटरवर्ड्स thereby causing the shortening of sarcomere। क्योंकि हम लोग ने देख चुका है कि यहाँ जेड लाइन है, जो कि एक्टिन या लाइट फिलामेंट के मिडिल में पाया जाता है। तो जब यहाँ के बीच में जब ये दोनों जेड लाइन एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो जेड लाइन के ही क्या कहते हैं, जेड लाइन के बीच के स्पेस को सार्कोमियर कहते हैं। तो सार्कोमियर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब उसमें भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसे ऊपर समझाया गया है कि द जेड लाइन अटैच्ड टू दीज एक्टिन आर आल्सो पुल्ड इंटरवर्ड्स, मतलब जो जेड लाइन है वो एक दूसरे की तरफ अटैच्ड होते हैं, मतलब अट्रैक्शन करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे उनके बीच की जो प्लेस है उसे सार्कोमियर कहते हैं। और सार्कोमियर क्या होता है, शॉर्ट होता है। दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, जो कि क्या है, कंट्रैक्शन है। इसी पूरे इवेंट को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव स्टेप्स, ऊपर वाले स्टेप से क्लियर होता है दैट ड्यूरिंग द शॉर्टेनिंग ऑफ मसल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग द शॉर्टेनिंग ऑफ मसल्स दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल्स का शॉर्ट होना, मसल फाइबर्स का, जो कि उसमें थिन और अदर पार्ट्स हैं, सार्कोमियर, जेट लाइन, इन सब का शॉर्ट होना है, क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। आई बैंड गेट रिड्यूस्ड, जो आई बैंड है वो एक दूसरे की तरफ रिड्यूस्ड हो जाते हैं, मतलब जहाँ पहले थे वहां से अब एक दो दोनों और पास आ जाते हैं। वेयर एज वेयर एज ए बैंड रिटेन द लेंथ, और जो कि ए बैंड होता है वो पास नहीं आता है, वो बीच में रहता है और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं देखी जाती। अगर हम इस लाइन को नीचे देखें तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो ए बैंड है, ए बैंड यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन जैसे ही जेड लाइन इसके बीच में रहते हैं सार्कोमियर, तो पास आता है, जिससे ए बैंड और नज़दीक और नीचे में और नज़दीक आ जाता है, मतलब ए बैंड क्या है, रिड्यूस्ड हो गया है और सार्कोमियर भी रिड्यूस्ड हो गया है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो डार्क बैंड, जो किसे थिक फिलामेंट कहते हैं, थिक कहते हैं, तो डार्क बैंड में, जो कि इसमें ए बैंड में कोई भी चेंजिंग नहीं पाई जाती कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। अगर हम इस पैराग्राफ में दोबारा देखें तो द मायोसिन रिलीजिंग एडीपी एंड पी गोज बैक इट्स रिलैक्स्ड स्टेट, और मायोसिन से एडीपी और जो कि प्रोटीन है, इनऑर्गेनिक प्रोटीन, वो दोबारा चली जाती है, मतलब उससे रिमूव हो जाती है मायोसिन पार्ट से, मायोसिन के हेड से,
और फिर यह मसल जो है रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, हमेशा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा नहीं। A new ATP binds and the cross bridge is broken। नए ATP बाइंड्स करते हैं और क्रॉस ब्रिज बनते हैं, फिर ब्रेक होते हैं, फिर बनते हैं, मतलब यह पूरा कंप्लीट एक साइकिल है जिसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। द ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड, द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड, मतलब ATP बार बार या दोबारा मायोसिन हेड से अटैच करती है और यह साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज का दोबारा क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब दोबारा क्रॉस ब्रिज बनता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये पाया जाता है जहां ओवरलैपिंग नहीं होती, मतलब थिक और थिन, ए बैंड और आई बैंड के बीच में, ए बैंड और आई बैंड जितने दूर पर एक दूसरे पर हैं उसे क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग जोन। और जो बीच में प्लेस खाली हो गया है उसे हम क्या कहते हैं, एच जोन। अगर हम देखें तो इसे कहते हैं जेड लाइन, मतलब आई जो कि आई बैंड है उसके बीच दोनों की तरफ पाए जाने वाले जेड लाइन, और उन जेड लाइनों के बीच को क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है। आप देख सकते हैं कि अगर जो कि जनरल अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें आई बैंड थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड हो तो आई बैंड एक दूसरे के ऊपर भी, मतलब ईच अदर ओवरलैप हो जाते हैं, दैट इज मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड। और यहाँ आप देख सकते हैं टू सार्कोमियर्स, मतलब एक दूसरे की बात की जा रही है कि दोनों सार्कोमियर एक दूसरे में क्या है, अटैच हो चुके हैं। दिस टाइम अगर हम यहाँ से देखें, ब्रेकेज इज द रिपीटेड काजिंग फर्दर स्लाइडिंग। और ब्रेक होता है जो कि ऊपर दिखाया गया है कि ऊपर यह बताया गया है कि ब्रिज मतलब क्रॉस ब्रिज बनते हैं और ब्रेक होते हैं, और यह कारण बनते हैं किसका, स्लाइडिंग का। द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिजल्टिंग द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। और यह जो प्रोसेस है कब तक रहेगा, जब तक कैल्शियम आयन जो है सार्कोप्लाज्मिक रेसिस्टर्नी से रिलीज होता रहेगा, क्योंकि कैल्शियम आयन ही प्रोपोनिन से अटैच्ड होकर के मास्किंग को हटाता है, जो कि एक्टिन फिलामेंट पे जो कि मास्क था उसे हटाता है, जिससे मायोसिन हेड उससे जुड़ सके। फर्दर दिस काज द रिटर्न ऑफ जेड लाइंस बैक टू दियर ओरिजिनल पोजीशन। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो वह फिर डायलेशन भी होगा, मतलब रिलैक्स्ड स्टेट में भी आएगा, और रिलैक्स्ड स्टेट में आने पर जो जेड लाइन पहले कॉन्ट्रैक्ट हुई थी अब वह अपने ओरिजिनल फेज में आ जाएगी, और जो आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो भी ओरिजिनल फेज में आ जाएगी। मतलब जो भी चेंज हुए थे रिलैक्स्ड स्टेट में वो दोबारा अपने ओरिजिनल वे में आ जाएंगे। अगर हम आगे देखें तो द रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स के रिएक्शन के समय कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। जो समय होते हैं रिएक्शन ऑफ फाइबर्स के कि कंट्रैक्शन कैसे करना है और रिलैक्सेशन कितने समय में होगा, यह मसल टू मसल चेंज हो सकता है। अब मसल्स टू मसल चेंज हो सकता है, इसका मतलब कई प्रकार के मसल्स हैं हमारे बॉडी में। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड द accumulation of lactic acid due to the anaerobic breakdown of glycogen in them causing fatigue। अगर हम इस अंडरलाइन लाइनों को देखें तो द रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। सच में रिएक्शन जो टाइम है वह अलग अलग मसल्स में अलग अलग टाइम का हो सकता है, किसी में ज़्यादा समय का, किसी कम समय का, कोई ज़्यादा obtain करेगा टाइम, कोई कम। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड द accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड। यहाँ जो ये दिया गया है लैक्टिक एसिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय और एनारोबिक मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, accumulation ऑफ लैक्टिक एसिड जमा हो जाती है कहाँ, मसल्स में। अगर हम जिम करते हैं तो मसल्स में पेन होती है, और पेन क्यों होते हैं, लैक्टिक एसिड के स्टोर होने के कारण। और यह क्या करता है, क्या फैटिग माने हमें थका देता है, जल्दी हम टायर्ड फील करते हैं। क्यों, एकमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के कारण हम जल्दी से फैटिग मतलब थोड़े ही कम समय में फैटिग थकावट महसूस करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन
ऑफ ग्लाइकोजन। अगर हम देखें तो एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लाइकोजन जो है वह ब्रेक कर देगा, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनेसिस मेथड द्वारा ग्लूकोज में बदलेगा। और अगर ग्लूकोज में चेंज हो रहा है तो इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बनेगा। अगर लैक्टिक एसिड कहीं अगर लैक्टिक एसिड कहीं भी स्टोर हो जाता है जिससे हम लोग को दिक्कत हो सकती है, यानी थकावट महसूस कर सकते हैं या पेन होती है। अगर हम देखें आगे तो एकामुलेशन ऑफ ड्यू टू एनारोबिक, इस लाइन को देख चुके हैं हम। तो मसल कंटेंस a red muscle contains a red colored oxygen storing pigment called myoglobin. Myoglobin content is high in some of muscles which give a reddish appearance. Such muscles are called the red fibers. यहाँ तक देखें तो एक रेड फाइबर्स नाम की जो मसल्स है वह कैसी होती है, देखने में अपीयरेंस मतलब देखने में कैसी होती है, लाल होती है। इसमें कंटेंट जो पाए जाते हैं वो क्या होता है, मायोग्लोबिन होती हैं। मतलब इसमें जो कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है वो क्या होता है, रेड से संबंधित है, रिलेटेड है, इसीलिए कहते हैं मायोग्लोबिन। रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट पाया जाता है इस मसल्स में। कौन से मसल्स में, रेड मसल्स में या रेड फाइबर्स में। दीज दीज मसल्स also contain plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen stored in them for the ATP production. These muscles therefore can also is called aerobic muscles. अगर हम अंडरलाइन पार्ट को देखें तो these muscles also contain plenty of mitochondria, मतलब जो ये रेड मसल्स है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्लेंटी मतलब इनफ पाया जाता है जिससे हम वर्क को बहुत समय, क्योंकि हम पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम प्लेंटी है तो हम वर्क कर सकते हैं। विच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मैक्सिमम ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि यूटिलाइज करेगा तभी तो एटीपी बनाएगा और एटीपी बनाएगा तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो दीज मसल्स देयरफॉर कैन आल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल्स। और जो ऐसे रेड मसल्स हैं इसे एरोबिक मसल्स कहते हैं। और एरोबिक मसल्स जो हैं उसमें लैक्टिक एसिड आसानी से इजिली नहीं होता है एकमुलेट। एकमुलेट माने क्या होता है, स्टोर नहीं होता है। जो जो यहाँ दिया गया था, यहाँ से यहाँ तक के हम पार्ट को मसल्स, रेड मसल्स के बारे में देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक के अगर हम देखें, क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेड मसल्स तक देख रहे हैं। जो आगे ये लाइंस हैं वो केवल बताया गया है कि अगर मसल्स ऐसा होगा या एनारोबिक उसमें होगा तो लैक्टिक एसिड जमा होगा। लेकिन नीचे से देखें तो मसल कंटेंट्स मतलब यहाँ से और एरोबिक मसल तक ये रेड मसल्स के बारे में, रेड मसल के फीचर्स के बारे में बताया गया है। एंड ऑन द अदर हैंड मतलब यहाँ से दूसरा मसल्स स्टार्ट होता है, मसल फाइबर्स। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स, बहुत सारे मतलब कुछ मसल्स में पसेस वेरी लो, पस में धारक किए रहता है या लिए रहता है वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। मतलब उसमें मायोग्लोबिन में रेड स्टोरिंग ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट बहुत कम होता है। देयर फॉर अपीयर पेल आर वाइटिस, जिससे वह जो मसल्स है वह वाइट माने सफ़ेद दिखती है। दीज आर वाइट फाइबर्स, यह जो है वाइट फाइबर्स हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो फ्यू इन देम, इसमें जो है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं जिससे एनर्जी कम होती है। बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा हो, मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ज़्यादा होता है। डिपेंड ऑन एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। और यहाँ दिखाया गया कि एनारोबिक मतलब एनारोबिक में ही लैक्टिक एसिड बहुत इजीली, ऐसी बात नहीं है कि रेड मसल्स में नहीं, एरोबिक में नहीं होती, एरोबिक में भी होती है। एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होती है, लेकिन एरोबिक में होती है जो इजीली नहीं होती है, इजीली नहीं होती है, लेकिन एनारोबिक में इजीली हो जाती है। और यही रीजन है कि हम जिसमें जो व्हाइट मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी थक जाते हैं। जैसे कि आईलिड्स, हमारी जो पलकें होती हैं उसमें क्या पाई जाती है, व्हाइट मसल्स पाई जाती हैं। और जो स्पैरो होता है, स्पैरो उसमें भी व्हाइट मसल्स पाए जाते हैं जिससे वो जल्दी थक जाते हैं, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और जल्दी वो रिलैक्स भी हो जाती हैं। लेकिन हम वहीं बात करें ईगल में, जो कि बहुत ऊंचाई तक उड़ती हैं, या हमारे बैक मोल में
हमारे बैक पार्ट्स में जो बैकबोन पाया जाता है उस तरफ पाए जाने वाले जो मसल्स होते हैं उनमें आसानी से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट नहीं होता है और हमें पेन बहुत बहुत देर बाद होती है और उसमें लैक्टिक एसिड बहुत लैक्टिक जो है वो बहुत देर बाद एक्यूमुलेट होती है लैक्टिक एसिड। अगर हम आगे देखें तो हमारा यहाँ से सेकंड हेडिंग स्टार्ट होती है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स अ फ्यू कार्टिलेजेस। जो स्केलेटन सिस्टम है वह किससे बना है, कंसिस्ट माने बना है, ऑफ फ्रेमवर्क एक फ्रेम एक ढांचा ऑफ बोन्स बोन्स का एंड अ फ्यू कार्टिलेज कुछ कार्टिलेजेस भी हैं। यहाँ बोन एंड कार्टिलेज में अगर हम डिफरेंट देखें तो बोन जो है वो हार्ड होती हैं लेकिन जो कार्टिलेज होती हैं वह डिफरेंट होती हैं। बोन में कैल्शियम साल्ट कैल्शियम साल्ट पाया जाता है लेकिन कार्टिलेज में कॉन्ड्रोइन सॉल्ट पाया जाता है और यही रीजन है कि जो ये होता है ये बहुत ही हार्ड होता है। लेकिन जो कार्टिलेज होती है वो बहुत ही प्लाईएबल प्लाईएबल मतलब जिसे हमारे ईयर पिन्ना माने जो हमारे कान के ऊपर पाए जाते हैं ऐसे इन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं जो कि थोड़ा प्लाईएबल थोड़ा सा एक्सटेंशन या थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। आगे देखें तो दिस सिस्टम हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ मूवमेंट ऑफ सोन इन बाय द बॉडी। जो ये स्केलेटन सिस्टम है अगर ये ना हो अगर हमें हड्डियां ना हो तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हड्डियां जो हैं वेरी हेल्पफुल हैं किसमें, हमारे मूवमेंट में। इमेजिन इमेजिन chewing food without jaw bones and walking around without limb bones। मतलब यहाँ एनसीईआरटी कहती है कि सोचो मतलब एक बार इमेजिन करो कि अगर हमें जॉ बोन्स माने जबड़े की बोन्स ना हो तो हम क्या च्यू कर सकते हैं, माने चबा सकते हैं नहीं। वॉक कर सकते हैं अराउंड माने चारों तरफ, क्या हम वॉक कर सकते हैं नहीं। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो एक दूसरे पार्ट को जोड़ते हैं। द फार्मर हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम साल्ट्स। यहाँ अगर हम बोन में देखें तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम साल्ट्स ड्यू टू कैल्शियम साल्ट्स इन इट एंड अदर लेटर हैज स्लाइटली pliable मैट्रिक्स ड्यू टू कॉन्ड्रोटिन साल्ट। बोन एंड कार्टिलेज जो कि बोन और कार्टिलेज यहाँ दिया गया है तो बोन और कार्टिलेज में अलग अलग डिफरेंस पाए जाते हैं। बोन में कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं, कौन साल्ट होते हैं, कैल्शियम साल्ट। और कार्टिलेज में कौन से साल्ट पाए जाते हैं, कहाँ कार्टिलेज में कॉन्ड्रोटिन साल्ट पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो कार्टिलेज क्या होता है, प्लाइएबल होती है लेकिन बोन जो होती है नॉन प्लाइएबल मतलब कार्टिलेज फोल्ड कर सकती है लेकिन बोन कहीं भी फोल्ड नहीं कर सकता, वो केवल फ्रैक्चर हो सकता है अगर हम उसे फोल्ड करेंगे तो। In human beings, this system is made up of 26 bones and a few cartilage। मतलब कुछ कार्टिलेजेस पाए जाते हैं हमारे बोन में ह्यूमन में और ह्यूमन में कुछ कार्टिलेज पाए जाते हैं और 206 बोन पाए जाते हैं। टू 206 बोन आर प्रेजेंट। इट इज ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स। यह जो है डिवाइडेड है या ग्रुप किए गए हैं, अलग अलग बांटे गए हैं टू प्रिंसिपल डिविजन्स पर। कौन कौन से, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल मतलब ऐसे बोन्स जो हमारे एक्सियल में पाए जाते हैं एकदम। अगर हम इसमें अगर हम बॉडी देखें तो यहाँ और यहाँ में ये पैर हैं जिसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर, लेकिन हमारे बॉडी जो कि चेस्ट में और बैक बोन जो पाया जाता है इन्हें क्या कहते हैं, एक्सियल में आता है। और जो हेड आता है वो भी क्या आता है, एक्सियल में आता है। लेकिन जो हाथ और हमारे हाथ पैर हैं, फोर लेम और हाइंड लेम, ये क्या आते हैं, अपेंडिकुलर में आते हैं। अगर हम आगे देखें तो एक्सियल स्केलेटन जो कि बताया गया है कि 206 बोन को एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में देख रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन comprise 80 bones distributed along the main axis of body. The skull, vertebral column, sternum, ribs constitute axial skeletons। मतलब स्केल जो कि हमारे हेड का पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम जो कि हमारे बैकबोन पाया जाता है,
स्टर्नम जो कि हमारे चेस्ट के एकदम बीचों बीच पाया जाता है। रिब्स कंस्टिट्यूएंट एक्सियल स्केलेटन, रिब्स मतलब जो हमारे फेफड़ों को प्रोटेक्ट करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, रिब्स होते हैं, जो कि 24 होते हैं। द स्कल इज कंप्राइज ऑफ टू सेट्स ऑफ बोन, जो स्कल बोन होते हैं वो टू सेट्स ऑफ बोन से बने हैं। हम आगे देखें तो क्रैनियल एंड फेसियल, दो सेट्स मतलब दो अलग अलग सेट्स हैं, क्रैनियल एंड फेसियल, टोटल 22 बोन्स। क्रैनियल बोन्स आर 8 इन नंबर, जो कि हमारे हेड का बोन है वो क्या है कि 8 है। दे फॉर्म टू हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, जो कि हार्ड प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। क्रेनियम फॉर द ब्रेन, क्रेनियम फॉर द ब्रेन मतलब माइंड के लिए, ब्रेन के लिए हार्ड कवरिंग बनाते हैं। कौन कौन से बोन, क्रैनियल बोन्स, जो कि नंबर में कितने होते हैं, 8 होते हैं। द फेशियल रीजन इज मेड अप 14 skeleton elements which form to the front part of the skull, स्केल का फ्रंट पार्ट को क्या बनाता है, फेशियल बोन। A single U-shaped bone called hyoid is present at the base of buccal cavity and it is also included in the skull, स्कल में इंक्लूडेड है। ईच मिडिल ईयर कंटेंट्स 3 टाइनी बोन्स, जो हमारे ईयर्स होते हैं उनमें 3 बोन पाए जाते हैं, माइलियस, इनकस, स्टपीज। इसके अगर हम शॉर्ट की बात की जाए तो एम आई एस मिस, ये होते हैं पेयर में, मतलब कितने हो गए, 6। ईच मिडिल ईयर कंटेंट्स 3 टाइनी बोन्स, मतलब 3 जो पेयर में होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टपीज। अगर हम आगे ऊपर देखें तो ये जो बोन्स हैं, ये जो आगे का पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, फेशियल बोन्स। लेकिन जो ये पार्ट्स हैं जो कि हम जिसे हम रेड से दिखाएं तो इसे हम कहते हैं क्रैनियल बोन्स। और क्रैनियल बोन्स जो हैं, क्रैनियल बोन्स हमारे ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती हैं, और फेशियल बोन्स जो हैं वो हमारे फ्रंटल पार्ट को बनाती हैं। फेशियल में 14 और क्रैनियल में 8 बोन्स पाए जाते हैं, जो कि यहाँ दिखाया गया है। अगर हम देखें तो क्रैनियल में पाए जाने जो बोन होते हैं वो 8 होते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, फ्रंटल बोन जो कि सबसे आगे हैं, फिर पेराइटल बोन। फ्रंटल बोन एक होता है, फ्रंटल बोन जो होता है एक होता है, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल बोन, ओसिपिटल कॉन्डा ये नहीं होता है, ओसिपिटल कॉन्डाइल बोन नहीं है, स्फेनॉइड बोन, इथेमॉइड बोन एंड हवाइड बोन। हवाइड बोन इस क्रैनियम में अटैच नहीं है, ये अलग होता है। यहाँ केवल कितने बोन्स हैं, अगर हम देखें तो हेड में हमारे 8 बोन पाए जाते हैं, जिसमें फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड होता है। अब यहाँ बात की जाए तो इथेमॉइड भी 1 और स्फेनॉइड भी 1, पेराइटल 2 होते हैं, टेम्पोरल भी 2 होते हैं, ऑसिपिटल 1 होता है और फ्रंटल बोन भी क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो 3 यहाँ 5 हो गए और यहाँ 3, 1 2 3, तो 5 3 8 बोन पाए जाते हैं हमारे हेड में। अगर हम बात करें फेशियल बोन की, तो फेशियल बोन में कितने पाए जाते हैं, 14 बोन पाए जाते हैं, जिसका यहाँ जो है कंप्लीट नहीं दिखाया गया है। लेकिन अगर हम कंप्लीटली बताएं तो फेशियल बोन 14 होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मैंडिबल। जैसे अगर हम शॉर्ट में लिखें तो मैंडिबल जो कि कितना होता है, 1 होता है। मैक्सिली 2 होते हैं, और फिर नेजल पार्ट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं पेयर में। फिर लैक्राइन, जैगोटिन, पैलेटाइन, वोमर, वोमर जो होता है वो 2 होता है। और मतलब मैंडिबल और वोमर को छोड़कर सभी सिंगल पाए जाते हैं, जितने कितने होते हैं, 14 बोन्स होते हैं। अगर हम देखें किसकी, वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ यहाँ हमारी एक लाइन बची है। ईयर ओसिकल्स में 3 टाइनी बोन्स पाए जाते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ओसिकल्स।
Malleus incus stapes, collectively called ear ossicles. The skull region articulates with the superior region of the vertebral column with the help of two occipital condyles. जो हमारा हेड होता है वह अटैच्ड होता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से, और इस अटैच माने जंक्शंस को क्या कहते हैं हम? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम के बारे में एक्सप्लेन करें तो आवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्री। 26 जो कि बोन्स पाए जाते हैं और सीरियली डॉर्सल पार्ट में पाए जाते हैं। हमारे हमारे बैक की तरफ पाए जाने वाले पार्ट्स को डॉर्सल पार्ट कहते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। जहाँ से स्कल खत्म शुरू होता है उसके बेस मतलब स्कल के बेस से यह निकलता है। वर्टिब्रल कॉलम constitutes the main framework of trunk। ट्रंक के मेन पार्ट को ये बनाता है। ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन न्यूरल कैनाल थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। हर एक वर्टिब्रे में सेंट्रल हॉलो पार्ट खोखला पार्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड जिससे स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। फर्स्ट वर्टिब्री इज द एटलस एंड आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। पहले ही बताया कि जो हेड है वह वर्टिब्रल कॉलम से किससे अटैच्ड होता है? एटलस जो कि वर्टिब्रल कॉलम का पहला बोन है, और ऑसिपिटल कॉन्डाइल से अटैच्ड होता है। अगर हम देखें फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलस और आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। द वेंट्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड into cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, sacral 1 and coaxial कितना होते हैं 1 region starting from the skull। The number of cervical vertebrae are 7 in the almost all mammals including human beings। मतलब ह्यूमन में और इंक्लूडिंग मतलब मैमल्स में तो पाए ही जाते हैं लेकिन इंक्लूडेड ह्यूमन मतलब ह्यूमन में भी, क्योंकि हम भी एक मैमल्स हैं। द वर्टिब्रल कॉलम में क्या होते हैं 7 सर्विकल पाए जाते हैं। 7 सर्विकल पाए जाते हैं इन नंबर। अगर हम आगे देखें तो यहाँ बताया गया है कि जो हमारी सर्विकल होती है वो कितनी होती है 7, थोरैसिक होती है 12 और जो लंबर होता है वो 5। और अगर हम आगे देखें तो सैक्रम 1 की कॉक्सियल 1। लेकिन अगर हम जब इस छोटे होते इन्फेंट में एज ए इन्फेंट में ये 31 के आसपास होते हैं। अगर हम आगे देखें तो द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री 7 ऑलमोस्ट मैमल में पाए जाते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व्स अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स मस्कुलेचर ऑफ बैक। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वह प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को और सपोर्ट करता है हेड एंड द सर्व्स माने अपने हमारे सर को क्या करता है सपोर्ट करता है हमारे हेड को, और सर माने प्रदान करता है पॉइंट टू अटैचमेंट फॉर द रिब्स जिससे हमारे अटैच हो सकें उसके लिए पॉइंट सर माने प्रदान करता है। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडिल ऑफ थोरैक्स। अगर हम आगे देखें तो हमारे जो वेंट्रल पार्ट पाया जाता है उसमें एक वेंट्रल पार्ट चेस्ट के बगल में चेस्ट में स्टर्नम पाया जाता है जो कि फ्लैट बोन है थोरैसिक रीजन में। अगर हम आगे देखें तो देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ईच रिब्स इज अ thin flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum। इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल। इस पे 2 आर्टिकुलेट सरफेस होते हैं मतलब 2 ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ से यह स्टर्नम से जुड़ सकें। एंड एंड इंज एंड इज हेंस कॉल्ड बाइसेफेलिक्स। मतलब अगर कोई रिब्स है मान लीजिए ये तो इसमें 2 पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ से ये
वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाइसिफेलिक। द फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स इज कॉल्ड द ट्रू रिब्स, मतलब जो 7 पहले होते हैं वो ट्रू होते हैं। एंड dorsally they are attached to the thoracic vertebrae ventrally connected to the sternum, मतलब completely वो dorsally ventral से मतलब vertebral column से vertebrae कह सकते हैं, अथवा आगे से जो कि sternum से अटैच्ड होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज की सपोर्ट से। एंड 8th 9th and 10th pairs of ribs don't articulate directly with the sternum but join the 7th ribs with the help of hyaline cartilage। जो 3 पेयर्स हैं 7 के बाद आने वाले 8 9 10th, ये क्या होते हैं? ये फॉल्स होते हैं, मतलब ये डायरेक्टली स्टर्नम से ना अटैच होकर के पहले से जो पाए जाते हैं 7, उनमें हाइलाइन कार्टिलेज के प्रेजेंट में अटैच कर जाते हैं। अगर हम आगे देखें तो हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज दीज आर कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, जो हाइलाइन कार्टिलेज से अटैच होते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? दीज वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहते हैं। लास्ट 2 पेयर्स 11th and 12th ऑफ रिब्स नॉट कनेक्टेड वेंट्रली माने आगे के पार्ट से, हमारे चेस्ट रीजन से स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, एंड आर देयरफॉर इसलिए कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। थोरैसिक वर्टिब्री रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म अ रिब केज। thoracic vertebrae and ribs and sternum together form a rib cage। rib cage मतलब ऐसे केज माने होता है प्रोटेक्ट करने का प्लेस है जो कि जिसमें लंग्स जो है प्रोटेक्ट होते हैं। और आपको यहाँ 7 जो कि टू रिब्स और 3 पेयर्स जो कि फॉल्स रिब और 11th और 12th जो कि फ्लोटिंग है नीचे दिखाए गए हैं। स्टर्नम यहाँ पाए जाने वाली जो फ्लैट बोन है इसे स्टर्नम कहते हैं। अगर हम स्टर्नम को दिखाएं तो ये फ्लैट बोन स्टर्नम कहलाती है। रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये जो है वर्टिब्रल कॉलम होती है। द बोन्स ऑफ द लिम्स along with their girdles constitute the appendicular skeleton। each limb is made of 30 bones। the bones of limbs along with their girdle के साथ साथ constitute the appendicular skeleton। each limb is made of 30 bones। bones of hand forelimb are ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। अगर हम देखें तो द बोन्स ऑफ द लिम्स माने हमारे हाथ और पैर के, अलॉन्ग विद दियर गाइडल जिससे वो अटैच्ड होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। ईच लिम्स इज मेड ऑफ 30 बोन्स। जो हर एक लिम्स होते हैं 30 बोन्स, मतलब जो हमारे गाइडल होते हैं गाइडल 6 बोन बनाते हैं, और जो हमारे लिम्स होते हैं वो 60 हाथ और 60 पैर के बनाते हैं। तो ये कितना हो गया? 126। और वहीं बात कीजिए 80 जो थी वो एक्सियल थी, कंप्लीटली कितने हो गए? 206। तो इस प्रकार जो गाइडल होती है वो 6 बोन बनाती है, और जो लिम्स होते हैं हमारे हाथ पैर के वो 60 बोन्स फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। अगर हम 4 लिम्ब मतलब हाथ की बात करें तो ह्यूमरस सबसे पहला बोन जो कि यहाँ दिखाया गया है। अगर ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना कार्पल, ह्यूमरस यहाँ है और रेडियस एंड अल्ना एंड कार्पल, ह्यूमरस रेडियस अल्ना एंड कार्पल्स और मेटाकार्पल एंड फैलेंज। तो यहाँ दिखाया गया है कि इसमें हमारे हाथों की जो पाई जाती हैं ह्यूमरस रेडियस अल्ना यहाँ दिखाया गया है, एंड कार्पल्स जो होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये जो कार्पल पाया जाता है वो नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। एंड मेटाकार्पल
5 होते हैं, जो मेटाकार्पल होते हैं ये 5 होते हैं, और ये कितना होता है कार्पल 8 होते हैं, मेटाकार्पल 5 होते हैं। फाइलेंज की बात की जाए तो फाइलेंज जो है वो 14th होते हैं। फाइलेंज कितने होते हैं? 14 होते हैं। फीमर थाई बोन्स लॉन्गेस्ट बोन होता है, जो थाई बोन होता है वो लॉन्गेस्ट बोन होता है। टिबिया, फ्यूबुला, टार्सल बोन्स 17 इन नंबर। जो थाई बोन्स होते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो फीमर थाई बोन लॉन्गेस्ट बोन, टिबिया फ्यूबुला पैर में पाया जाने वाला बोन है, टार्सल 7 होता है। कार्पल जो कि हाथ में था वो कितना था? 8, लेकिन यहाँ टार्सल जो कि पैर में है वो कितना है? 7 है। मेटाटार्सल 5 इन नंबर, एंड फाइलेंज यहाँ भी कितने होते हैं? 14th। मतलब हाथ और पैर में अगर हम देखें तो रिस्पेक्टिवली हर बोन सेम है, मतलब नाम अलग अलग हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं सेम होते हैं। बस यहाँ पर जो कार्पल होता है वह 8 होता है इन हैंड, एंड 7 होता है इन लेग। अगर हम आगे देखें तो A cup-shaped bone called patella cover the knee ventrally kneecap। हमारे जो पैर में पाए जाने वाले वेंट्रल साइड में एक, जहाँ से हमारे पैर आगे मतलब फोल्ड कर सकते हैं, उसमें एक कैप जैसी संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है वेंट्रली, जिसे हम क्या कहते हैं? पटेला। अगर हम पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल बारे में बात करें तो पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। जो हमारे एक्सियल स्केलेटन और इन सब के बीच में जो क्या है आर्टिकुलेशन, मतलब जुड़ने में या अटैचमेंट में हेल्प करता है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो कि हमारे हाथ में पाया जाता है, और पेल्विक गर्डल जो कि हमारे थाई रीजन में पाया जाता है। अगर हम आगे देखें तो ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ्स मतलब दो अलग अलग बोन से बने हैं। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल की बात की जाए तो कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड स्कैपुला। जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है जो कि हाथ में पाया जाता है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 में एक तरफ एक स्कैपुला, एक क्लेविकल, एक तरफ एक स्कैपुला और एक क्लेविकल। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ दिखाया गया है, ये है स्कैपुला जो कि नीचे दिखाया गया है, और जो हमारे ऊपर है ऊपर पार्ट्स में ये इसे कहते हैं क्लेविकल, और जो नीचे दिखाया गया है उसे कहते हैं स्कैपुला। ये एक तरफ 2, तो अगले 2 तरफ कितने होते हैं? वो भी 2, तो कितना हो गए? 4 होते हैं इन नंबर। स्कैपुला और क्लेविकल जो हाथ में पाए जाते हैं वो 4 हो जाते हैं। और वहीं बात की जाए, scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of thorax between the second and the seventh rib। जो यहाँ पर स्कैपुला होता है वो लार्ज होता है, ट्रायंगुलर होता है, फ्लैट बोन है, और इन अ डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड द सेवेंथ रिब से अटैच्ड होता है। डॉर्सल फ्लैट triangular body of scapula has a slightly elevated rib ridge is called the spine, which the projects a flat expanded process called the acromion। जो कि एक्सपेंडेड मतलब फैला हुआ जो प्रोसेस होता है उसे एक्रोमियन कहते हैं, स्कैपुला की इस पार्ट को, जहाँ से यहाँ पाए जाते हैं स्कैपुला की इस पार्ट को देखें तो उसे क्या कहते हैं? हम एक्रोमियन कहते हैं, जहाँ से वो एक्सपेंड होता है। द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विथ दिस, जिससे जो ये एक्रोमियन है इसी से हमारा क्लेविकल अटैच्ड होता है। बिलो द एक्रोमियन इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लेनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट्स। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं जिससे हमारे हाथ हमारे शोल्डर मूव कर सकते हैं, वहाँ पर एक डिप्रेशन माने एक गड्ढा जैसी संरचना होती है जिसमें
ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, और वो क्या करता है, हमारे हाथ को हमारे एक्सियल पार्ट से जोड़ता है। क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन, मतलब जो क्लेविकल होती है वो लंबा होता है और स्लेंडर माने पतला होता है, विद द टू कर्वेचर्स, मतलब दो उसमें मोड़ पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे। दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड द कॉलर बोन, और इसे कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। पेल्विक गर्डल, हमारे थाई रीजन में पाए जाने वाले जो पाए गर्डल पाए जाते हैं उसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, इसे ही क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल, जो कि ये पैर का पार्ट है। Pelvic girdle consists of two coxal bones figure. Each coxal bone is formed by the fusion of three bones. जो हर एक बोन होता है वह थ्री बोन से अटैच्ड होता है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। लेकिन कोक्सल बोन से अटैच्ड होते हैं, मतलब कोक्सल बोन से फॉर्म्ड होते हैं। कौन कौन से? कोक्सल बोन जो कि वर्टिब्रल कॉलम का सबसे लास्ट बोन पाया जाता है, उसमें से तीन बोन्स इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिल करके क्या बनाते हैं, पेल्विक गर्डल बनाते हैं। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द एबव बोन्स इच कैविटी इज कॉल्ड एसिटाबुलम, टू व्हिच थाई बोन्स आर्टिकुलेट्स। जैसे कि हमारे हाथों में ग्लिनॉइड कैविटी था, वैसे यहाँ पैरों में हमारे एसिटाबुलम कैविटी पाई जाती है, एक कैविटी पाई जाती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, जिसमें हमारा थाई रीजन से सारे बोन्स जो है अटैच्ड होते हैं। टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म अ प्यूबिक सिम्फेसिस कंटेनिंग द फाइब्रस कार्टिलेज। और ये इनके जो दोनों हाफ्स, मतलब लेफ्ट और राइट के जो पाए जाते हैं, ये पैर के बीच में जो गर्डल पाया जाता है, वह दोनों वेंट्रली मिलकर के एक गर्डल बनाते हैं। अगर हम पैर की सारी बोन्स को देखें तो कोक्सल बोन, इलियम, प्यूबिस, ये क्या बनाते हैं, पेल्विक गर्डल, सैक्रम एंड इस्चियम। ये जो है कोक्सल बोन जो कि वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है, और सैक्रल बोन भी वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है। फीमर लॉन्गेस्ट बोन, पटेला जो कि एक कवर बनाती है, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फाइलेंज।